Good morning everyone. क्या है गेम थ्योरी, कैसे वर्क करेगा, कुछ कोई हिंट, कोई आइडिया मिला? पे ऑफ मैट्रिक्स क्या है? कोई भी आइडिया नहीं मिला किसी को भी? नहीं। पे ऑफ मैट्रिक्स में 3 चीज दिया हुआ था, लॉस, ड्रॉ, विन। क्या हुआ मैम? लॉस, विन और ड्रॉ। पिन और ड्रॉ। अच्छा, चलो देखते हैं आज वही सारा टर्म्स क्या क्या है। स्क्रीन विजिबल है? यस। चलिए देखिए गेम थ्योरी में है क्या क्या। पहले जो जो टर्म्स हम लोग यूज करने वाले हैं वो इसी थ्योरी के बेसिस पे है। तो देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, इसका शुरुआत तो हुआ है 1928 में, और उसी वक्त आपका क्या कहा जाए, नियर टू वर्ल्ड वॉर कहा जाए, उसी समय शुरू हुआ था। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज गेम थ्योरी में एग्जैक्टली वो थ्योरी क्या मेंशन करती है। सब लोग लाइन ही कर रहे हैं, चलो देखो। Game theory is the body of knowledge which is concerned with the study of decision making in situations where two or more rational opponents are involved under condition of competition and conflicting interest. ठीक है, गेम थ्योरी आप वहीं पे यूज करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस, जहां पे दो या दो से ज्यादा अपोनेंट्स अवेलेबल हों, और वो जो अवेलेबिलिटी उनका होगा वो इस कंडीशन में होगा, या तो उनके बीच कोई कन्फ्लिक्ट हो या फिर कोई कंपटीशन हो। मार्केटिंग वाला कंडीशन में देखते होंगे तो कहीं ना कहीं कंपटीशन होता है, और वॉर वाला सिचुएशन अगर देखें, किसी कंट्री के बीच कोई स्ट्रेटजी अप्लाई करता है किसी वॉर को जीतने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट वाली बात हो जाती है। जैसे अपोजिशन, उस तरह का अगर सिचुएशन है तो कॉन्फ्लिक्ट वाला केस आएगा, और अगर कंपटीशन वाला केस है, मार्केटिंग वाला केस है, तो कंपटीशन ज्यादा सिचुएशन में मिल जाएगा, और कॉन्फ्लिक्ट यही सिचुएशन में होगा। मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है गेम थ्योरी, जहां आपको कुछ कंडीशन, कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है और उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है। सिचुएशन क्या होगा, आइदर ऑफ कॉम्पिटिशन और कन्फ्लिक्शन। ठीक है, अब ये देखो, ये कॉम्पिटिटिव सिचुएशन बहुत सारे केसेस में अराइज हो सकता है, जिसका कुछ एग्जांपल दिया है। firms trying to snatch each other market share। अब देखो यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का जो शेयर मार्केट में रोल होगा, जो भी पार्टिसिपेशन होगा, कहीं ना कहीं उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कहा जाए, उसको ओवरएड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको स्नैच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये टर्म कहाँ आ गया, कंपटीशन, मिलिट्री अटैक्स। आइदर कंपटीशन होगा या कन्फ्लिक्शन होगा, कुछ भी हो, दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है या नहीं बताइए? मिलिट्री अटैक्स जो होता है किसी कंट्री का, जो अभी अभी कुछ वॉर का कंडीशन दिख रहा है, पता है आप लोगों को? अभी वॉर का कंडीशन है ईरान में हाँ, वहाँ पे क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट क्या है पता है? कहाँ पे मैम, कहाँ पे? इजराइल और या हमास? हाँ, इजराइल जो अभी इतना कुछ कर रहा है। यस मैम, वो इजराइल जो है वो हमास के जमीन पर, इजराइल जो है पहले वो फिलिस्तीन था, वो बाद में यहूदी सब आके इजराइल बना दिया, और वहाँ पे जो मुस्लिम रहते थे उनको मार के भगा दिया। हाँ, तो अब इसकी वजह से क्या कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन दोनों आ गया है ना?
यस मैम, वो पास वाले जो देश जो है वो अरब देश, वो उस पर युद्ध करना चाहते हैं क्योंकि वो सब मुस्लिम देश है। हाँ, यही बात सिचुएशन अब ऐसा ही है कुछ। अब देखो, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया, यहाँ पे भी आप स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं। इसका कोई एग्जांपल दे सकता है? थर्ड, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया, क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट किसी भी मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, बट सिलेक्शन करना है विच वन इज गोइंग टू बी बेस्ट। आपको एडवर्टीजमेंट करनी है कंपनी की, और जो भी आप सिलेक्शन करेंगे वो एक स्ट्रेटजी होगी, और कौन सा करें दैट इज द बेस्ट सिलेक्शन। बताओ कौन सा हो सकता है? क्या ये है कंपटीशन टाइप? बट ये कंपटीशन कैसा होगा? विद इन कंपनी, या फिर बिटवीन कंपनी भी हो सकती है। अभी अगर कहा जाए तो बेस्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या होगा, बताइए? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, डिपेंड करता है मैम। जहाँ आप ज्यादा मार्केटिंग करना इजिली, मतलब लो कॉस्ट और हाई रिटर्न वाला केस जहाँ मिल जाए, यही है ना? चलो, ये कॉम्पिटिटिव सिचुएशन ही हमेशा होना चाहिए, तभी आप गेम थ्योरी पे वर्क करेंगे। जहाँ कंपटीशन नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, उस टाइप के गेम पे गेम थ्योरी का हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, कंपटीशन है, हम उसी गेम की बात कर रहे हैं। जैसे देखो, गेम मस्ट बी thought in a broad sense, not as a kind of sport like chess or bridge, but competitive situation. जहाँ भी competitive situation है, either you can win or lose, ये कंडीशन है, तभी हम लोग गेम थ्योरी को अप्लाई करेंगे फॉर गिवन स्ट्रेटजी, फॉर जो भी आप एप्लीकेशन उसका यूज करने वाले हैं। बट तभी सिचुएशन, उसी सिचुएशन की बात करेंगे जहाँ कॉम्पिटिटिव सिचुएशन हो, कॉन्फ्लिक्शन का केस हो, अदरवाइज हम लोग नई चीज करते हैं, ये अप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है? और आप लोग जो बोल रहे थे क्या एक पार्टनरशिप ड्रॉ मैच लाइक वो केस, तो वो केस हमारा यहाँ पे नहीं आता, वो हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। वो भी एक स्ट्रेटजी ही होती है, बट वो हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। जहाँ हम लोग डील कर रहे हैं कंपटीशन का, तो वहाँ पे वो चीज हम सबसे पहले, सबसे फर्स्ट स्टेप में हम सब वो ऑप्शन चूज नहीं करेंगे। कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो कंप्लीटली कंपटीशन की बात करेंगे। कुछ एग्जांपल्स दिया है। इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट कंपनीज रेज प्राइस वार जो भी रहता है, व्हाट शुड बी द बिड, आपको ये भी पता है, जो भी बिड गवर्नमेंट के लिए दिया जाता है, वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स जो देते हैं, किसका बिड पास होने वाला है, ये सब क्या है? टाइप ऑफ कंपटीशन है जो किसी ना किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के बेसिस पे बनाई जाती है। ये पता, बिड कंपटीशन कभी सुना है? बिड कंपटीशन जो होता है गवर्नमेंट से, यस मैम। हाँ, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, किस तरह के प्राइस को दिया जाता है? वेटेज, नीलामी वगैरह वही सब ना मैम। जो कोटेशन, हाँ, जो जैसे मान लो कुछ गवर्नमेंट निकाल रही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट देना है रोड कंस्ट्रक्शन का, तो रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स उसमें अप्लाई करेंगे, उसमें से किसको दिया जाएगा? जिसका कम कॉस्ट में ज्यादा इफेक्टिव हो, इस तरह का कुछ होता है ना, ये सारा। तो ये भी कोई स्ट्रेटजी, हर कॉन्ट्रैक्टर का अपना स्ट्रेटजी होगा, जिसके अकॉर्डिंग वो प्लान करके बताएगा गवर्नमेंट को कि हम इस प्लान के थ्रू ऐसा कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, इसमें आपको ये बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट नहीं होगा, लाइक ऐसा कुछ भी। तो वो अपना एक्सप्लेनेशन देंगे और उसके बेसिस पे उनको जो भी मिलने वाला है कॉन्ट्रैक्ट या फिर नहीं मिलने वाला है, ये चीज सिचुएशन आएगा। सो इस तरह का बाकी भी और भी एग्जाम्पल्स है जो कि मैंने आप लोगों को देखने के लिए कहा था। और भी कोई सिचुएशन बता सकते हो जहां ज्यादा कंपटीशन हो इस तरह का और कोई स्ट्रेटजी वर्क करे? मैम लॉटरी का प्राइस इंक्रीज करना है। क्या प्राइस इंक्रीज करने वाला? यस मैम। कैसे? मैम एक कैसे में पढ़े थे कि ये जो गेम थ्योरी है वो लॉटरी का प्राइस इंक्रीज करता है। किस चीज का प्राइस इंक्रीज करेगा? फिर से बोलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हम जो लॉटरी होता है ना मैम, उसको हाँ, प्राइस लॉटरी वाला, हाँ। उसका प्राइस इंक्रीज करता है। अच्छा, हाँ, उसमें भी विन ऑफ चांस गेम वो भी है, ठीक है। और कोई जो एग्जांपल दे सकते हो?
देखो ये सारे बहुत सारे एग्जांपल है जहां कॉम्पिटिटिव सिचुएशन मिल जाए और जहां फिक्स टाइप ऑफ स्ट्रेटजी या फिर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू सम प्रोबेबिलिटी आप अप्लाई कर सके, वो सारा गेम थ्योरी के अंडर आ जाएगा। और जहां एक का विन दूसरे का लॉस इस तरह का कंडीशन आ जाए तो वो भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन आ जाता है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को वो मॉडल्स गेम थ्योरी का देखना है जिसमें क्या क्या फैक्टर्स हमें मिलने वाले हैं वो देख लेते हैं। जब भी आप गेम थ्योरी अप्लाई करोगे तो हमेशा 2% गेम होगा ये पॉसिबल नहीं है, हमेशा 2% गेम हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से कम होंगे ये चांस भी नहीं है, मिनिमम 2 होंगे एंड मोर देन 2 होंगे। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स कितना है इस पे भी इम्पैक्ट होता है कहीं ना कहीं गेम सिचुएशन का। जैसे मान लो आप 2 कॉम्पिटिटर की बात करते हैं, अगर 2 से ज्यादा कॉम्पिटिटर हो आपके, जैसे मान लो एक ही लेवल की 3 और 4 कंपनीज है, अब कंपटीशन होगा तो आपका किसी एक कंपनी से नहीं, बाकी की 4 कंपनीज में है, मान लीजिए 3 कंपनीज से है, टोटल 4 का सिलेक्शन कर रहे हैं जो आपके रेंज की कंपनी हो सपोज, तो आपके पास कितने कॉम्पिटिटर्स मिले? 3 कॉम्पिटिटर्स। अब 3 कॉम्पिटिटर्स के लिए 3 अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है, या फिर आप एक ही स्ट्रेटजी के थ्रू तीनों को डील करेंगे, यही कर सकते हैं ना। तो आपको क्या देखना होगा, कंपटीशन कितने लोगों से है, कितना स्ट्रेटजी अप्लाई करना होगा, क्या कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हो कि और सब। क्योंकि एक चीज देखो, जब 4 अलग अलग कंपनीज का कंपटीशन है तो 4 अलग अलग फैक्टर्स भी हो सकते हैं, या फिर एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है जो सारे के साथ कंपटीशन में हो। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं, बताइए? क्योंकि सारी कंपनीज की पॉलिसी अलग अलग होगी, सबका प्रोडक्ट अलग अलग होगा, सबका प्राइस अलग अलग होगा, सबका सेल अलग होगा, मार्केटिंग का एरिया भी डिफरेंट हो सकता है, एडवर्टाइजिंग जो वे होगा वो भी अलग हो सकता है, सब कुछ डिफरेंट होगा। जब सब कुछ डिफरेंट है तो कंपटीशन के लिए एक कॉमन स्ट्रेटजी अप्लाई करना क्या बेनिफिशियल होगा? टेल मी। सब शांत हैं क्यों, बताओ जल्दी। यहाँ पे मिक्स स्ट्रेटजी लेना होगा या नहीं? क्योंकि एक प्योर स्ट्रेटजी तो हमारे पास मिलने से रही, क्योंकि कंपटीशन डिफरेंट कंपनीज के साथ डिफरेंट लेवल पे है, डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के बारे में है। एक मिनट, नंबर ऑफ प्लेयर्स। अब दूसरा है सम ऑफ गेन एंड लॉसेस। जो भी आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके बाद आपको जो गेन हुआ, टोटल गेन एंड टोटल लॉस। सो सम ऑफ गेन एंड सम ऑफ लॉस वही बता रहा है टोटल क्या गेन हो रहा है, या फिर जो लॉस हुआ है टोटल वो क्या जा रहा है, या फिर स्ट्रेटजी। सो ये 3 फैक्टर्स हैं जिस पे तो पूरा का पूरा गेम थ्योरी डिपेंड करता है। नंबर ऑफ प्लेयर्स पे, सम ऑफ गेन एंड लॉसेस पे एंड स्ट्रेटजी पे। चलो इसमें देखो क्या है टोटल। एक एग्जांपल लिया है, एक्स और वाई मान लीजिए 2 मैन्युफैक्चरर्स हैं, and X is faced with problem of deciding whether it is worthwhile to reduce price of the product to counter attack जो भी है competition। then आपके पास 2 ऑप्शन है, reduce the price and then जो भी उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी और भी हमें अप्लाई करना पड़ता है वो दोनों ऑप्शन कर सकते हैं। या तो आप अप्लाई कर लीजिए, रिड्यूस कर लीजिए प्राइस, या फिर ये भी कर सकते हैं प्राइस रिडक्शन ना करें, क्वालिटी इंप्रूव कर दें, या फिर कुछ और उसमें चेंज लाएं, एडवर्टाइजिंग मीडिया बदल दें, या फिर कुछ भी अवेयरनेस प्रोग्राम या फिर कुछ उस तरह का अप्लाई कर लें। तो आप मेंटेन कर रहे हैं प्राइस को और रिड्यूस कर रहे हैं प्राइस को, बट कहीं ना कहीं कोई और स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं। प्ले मैंने पहले ही कहा था, प्ले के लिए बताया था ना कल, क्या था प्ले एंड प्लेयर्स,
बताओ जल्दी। देन हमें पे ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, इंपॉर्टेंट वो है। बताइए पहले प्ले और प्लेयर्स क्या थे? टेल मी। प्लेयर, कंपिटिटर और प्ले जो हम लोग अपना प्लानिंग करते हैं जो भी कंपिटिटर की। स्ट्रेटजी हमारे पास अवेलेबल है और उसका जब हम कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे तो वो प्ले हो जाएगा। यही है ना, हमारे पास जो स्ट्रेटजी अवेलेबल है उसके अप्लाई अगर हम उससे करते हैं तो प्ले बन जाए। सो प्ले अकर्स व्हेन ईच प्लेयर सेलेक्ट्स, जो भी स्ट्रेटजीज उनके पास है वो सिलेक्शन करें। और जब भी करेंगे तो ये चीज, ये दोनों पॉइंट हमेशा दिमाग में रखो, जो चॉइस होगा प्लेयर्स के पास दोनों सिमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं। और एक प्लेयर के पास क्या जो भी ऑप्शन है उसको कभी भी नहीं पता कि उसके अपोनेंट्स के पास क्या ऑप्शन होता है, कभी भी नहीं पता होगा। नो प्लेयर नो द चॉइस ऑफ हिज अपोनेंट अनटिल ही हैज डिसाइडेड ऑन हिज ओन। जब तक आप अपना स्ट्रेटजी डिसाइड नहीं कर रहे हैं, उसका एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तब तक आपको नहीं पता होगा आपके अपोनेंट्स का क्या स्ट्रेटजी होगा। आउटकम तो खैर जो भी पे ऑफ के बाद रिजल्ट आएगा वो होगा आउटकम। चलो अब देखो पे ऑफ मैट्रिक्स क्या है। आपके पास दो ऑप्शन है। सपोज एक प्लेयर इधर है, स्ट्रेटजीज उनकी 1 2 3 है, इधर दूसरा प्लेयर है 1 2 3 4 5 इधर स्ट्रेटजी है। देन आपके पास जो ये मैट्रिक्स बन रहा है, इस मैट्रिक्स को हम लोग पे ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। और यहाँ हमें पता है अगर एक का गेन हो रहा है तो दूसरे का लॉस होगा, ये श्योर है। अब देखो जब फर्स्ट स्ट्रेटजी हम प्लेयर 1 और फर्स्ट स्ट्रेटजी प्लेयर 2 अप्लाई करता है, देन गेन जो होता है दैट इज 4 यूनिट। फर्स्ट प्लेयर अगर सेकंड स्ट्रेटजी अप्लाई कर, फर्स्ट प्लेयर फर्स्ट स्ट्रेटजी अप्लाई करता है और सेकंड प्लेयर जो है वो सेकंड स्ट्रेटजी अप्लाई करता है, देन जो गेन होगा वो 8 यूनिट होगा। माइनस साइन जहां पे है वो पहले देखो कहां पे है, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस। जहां पे माइनस साइन दिखा रहा है वहां पे लॉस इंडिकेट कर रहा है। मतलब अगर फर्स्ट प्लेयर थर्ड स्ट्रेटजी अप्लाई करता है एंड सेकंड प्लेयर सेकंड स्ट्रेटजी अप्लाई करता है, देन जो लॉस होगा वो 9 यूनिट होगा टू द फर्स्ट प्लेयर। देखो इसी चीज को एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा हुआ है। First player, if the player chooses the first strategy and second player chooses the second strategy, then player 1 gain this unit, 8 units का है। बट यहाँ पे एक चीज दिखेगा आपको, जो फर्स्ट प्लेयर है उसके पास 3 स्ट्रेटजीज है और जो सेकंड प्लेयर है उसके पास 5 स्ट्रेटजीज है टोटल। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 स्ट्रेटजी है, उसके पास 3 स्ट्रेटजी है। इस 3 स्ट्रेटजी से ये इसके 5 स्ट्रेटजीज को हैंडल कर रहा है। सिचुएशन ऐसा कुछ है, तो इसके पास ज्यादा ऑप्शंस है, इसके पास कम ऑप्शन है। ये कम ही ऑप्शन अप्लाई कर सकता है, ये ज्यादा ऑप्शन अप्लाई कर रहा है। अब जो गेन और लॉस है, ये गेन और लॉस का जो मैट्रिक्स होगा वो हमेशा इधर वाले का गेन होगा। ये जो टर्म है प्लेयर ए, इसके लिए गेन है 4 यूनिट, 3 यूनिट, 2 यूनिट, 8 यूनिट, 6 यूनिट। -9 है तो -9 गेन का मतलब हो गया इसका 9 यूनिट का लॉस है। और ये कब हो रहा है तो आप ये नोटिस कर सकते हैं जब फर्स्ट प्लेयर थर्ड स्ट्रेटजी कर रहा है और सेकंड प्लेयर जो है वो सेकंड स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह बनेगा। ये आपका स्ट्रेटजी से जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो पॉसिबिलिटीज मिल रहा है, और ये सारा जो भी मिल रहा है लॉस और गेन वाला, ये नंबर ऑफ यूनिट्स के टर्म में मिल रहा है। इसी को हम पे ऑफ मैट्रिक्स बोल रहे हैं और इसी को हमें सॉल्व करना पड़ता है। जैसे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स गिवन होता है और हमें उसे सॉल्व करना होता है, उसी तरह हमारे पास गेम थ्योरी में ये मैट्रिक्स गिवन होगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, समझ गए इस बात को? ये मैट्रिक्स। हेलो मैम। और से समझा रहा है। हेलो हाँ अर्श बोलिए। मैम, अगर फर्स्ट प्लेयर के पास 5 से ज्यादा स्ट्रेटजी होगा तब पर भी इसका गेन ही होगा हमेशा। ये गेन और वो तो उस पर डिपेंड करता है ना आगे फर्दर क्या है। जैसे हमारे पास क्या होता था पहले,
कुछ सोर्सेज होते थे, कुछ डेस्टिनेशन होते थे, तो क्या करते थे, इस सोर्सेज का डेस्टिनेशन का कॉस्ट इस तरह से दिया होता था हमारे पास। उसी तरह से यहाँ पे है, इसके पास 3 से ज्यादा स्ट्रेटेजी होगा, अगर होगा तो उसका भी आपको पे ऑफ मैट्रिक्स में कुछ वैल्यूज गिवन होगा कि आप ये अप्लाई करोगे तो इसका गेन आएगा, लॉस आएगा, इस तरह का यहाँ भी और भी मैट्रिक्स गिवन होगा, वैल्यूज गिवन होंगे। लेकिन नहीं है, इसके पास 3 ही अवेलेबल स्ट्रेटेजी है और इसके पास 5 अवेलेबल स्ट्रेटेजी है। अब इसके कॉम्बिनेशन से जो आ रहा है वो पे ऑफ मैट्रिक्स ये है, मतलब ये आपका कितना हुआ 3 रोज एंड 5 कॉलम्स, सो 3 into 5 का ये जो मैट्रिक्स बना है वो ये पे ऑफ मैट्रिक्स है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, दोनों का इक्वल स्ट्रेटेजी भी हो सकता है, किसी एक का कम भी स्ट्रेटेजी हो सकता है, किसी एक का ज्यादा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है इसका 5 स्ट्रेटेजी हो, इसका 4 हो, इसका 3 हो, 2 हो, लाइक ऐसा भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा दोनों के पास इक्वल स्ट्रेटेजी ही होगा, किसी एक का ज्यादा भी हो सकता है, किसी एक का कम भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बेसिस पे ये मैट्रिक्स का जो भी गेन और लॉस, इसको बोल सकते हो गेन और लॉस का जो मैट्रिक्स है ये वो बता रहा है। ये 4 यूनिट गेन बता रहा है ए का, 8 यूनिट गेन बता रहा है ए का, -2 यूनिट लॉस बता रहा है ए का। जो भी लॉस और गेन हो रहा है वो फर्स्ट प्लेयर इसकी बात कर रहा है। ठीक है, समझ आया या नहीं? यस मैम, आ गया। अब देखो जो स्ट्रेटजीज यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, ये 5 स्ट्रेटजी और ये 3 स्ट्रेटजी जो अप्लाई करना है वो होगा। कल हम लोगों ने ये भी पढ़ा था लास्ट डे कि स्ट्रेटजी जो है वो 2 टाइप्स की है, एक प्योर स्ट्रेटजी और दूसरा मिक्स स्ट्रेटजी। प्योर स्ट्रेटजी क्या था, याद है किसी को? What was pure strategy? मैम जो कोई प्लेयर प्लेयर सेलेक्ट द सेम स्ट्रेटजी ईच टाइम, मतलब स्ट्रेटजी सेम रहेगा, एक ही स्ट्रेटजी को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, रिपीटेशन हो रहा है, तभी ना वो प्योर स्ट्रेटजी है। और दूसरा मिक्स्ड वाले में क्या था, मैम वो जो सामने वाले के कोर्स ऑफ एक्शन रहता है उसके स्टाफ से उसके अनुसार से अपना स्ट्रेटजी बनाता है, या फिर जो पॉसिबिलिटीज है प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, जो प्रोबेबिलिटी है, और हर टाइम आप गेस करेंगे सामने वाला पता नहीं क्या करने वाला है, क्या ऑप्शन है उसके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, वो मोर और लेस एक गेस होता है आपके पास, और अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना कुछ प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर की वजह से कुछ चेंज कर रहे हैं स्ट्रेटजी में, और हर बार चेंज कर। सो मिक्स स्ट्रेटजी जो है वो चेंज हो रहा है बार बार। देखो, मिक्स स्ट्रेटजी इज द डिसीजन ऑफ द प्लेयर टू सेलेक्ट मोर देन वन स्ट्रेटजी विथ फिक्स प्रोबेबिलिटीज। ये प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग होगा, और ये जो होगा फिक्स कांस्टेंट डिस्टेंस, मतलब फिक्स कांस्टेंट स्ट्रेटजी है आपका कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, और बार बार आप उसी को रिपीट कर रहे हैं। जब बार बार आप रिपीट कर रहे हैं तो सामने वाले को गेस करना बहुत आसान हो जाता है, प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं आप। बट हर बार अगर स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं तो मिक्स स्ट्रेटजी वाला केस आ जाता है, जहां पे अपोनेंट आपको हमेशा गेस कर रहा होता है कि क्या करने वाले हैं आप, है ना। सो प्योर और मिक्स स्ट्रेटजी। अब इसके बाद देखो वैल्यू ऑफ द गेम क्या होता है। जो भी गेन, एक्सपेक्टेड गेन होता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द गेम। सपोज आपने जो 8 यूनिट या 9 यूनिट या फिर यहाँ पे कुछ भी 10 यूनिट का जो विन सिचुएशन लाए हैं और जो वैल्यू आया है, उसी को हम लोग बोलते हैं द वैल्यू ऑफ द गेम। द वैल्यू ऑफ द गेम इज द एक्सपेक्टेड गेन टू द प्लेयर। आपको कितना गेन हुआ है बाई जो भी आपने स्ट्रेटजी अप्लाई किया, या फिर जो भी अपोनेंट को जिस सिचुएशन में अप्लाई, जो कुछ भी है, दैट इज द एक्सपेक्टेड गेन ऑफ द प्लेयर। जो भी आपको गेन हो रहा है ओवरऑल, क्योंकि आपको यहाँ पे देखो पे ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, इस पूरे मैट्रिक्स में आप कोई एक ही स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, सामने वाला भी कोई एक ही स्ट्रेटजी अप्लाई करेगा, और जो वैल्यू आएगा, मान लो यहाँ पे मैक्सिमम गेन हमें ये हो रहा है, सपोज हमने 3rd स्ट्रेटजी अप्लाई की और इसने 5th स्ट्रेटजी अप्लाई की,
तो हमारा जो गेन हुआ दैट इज 10 यूनिट, ये हमारा वैल्यू ऑफ द गेम कहा जाएगा। जो एक्सपेक्टेड गेन होगा किसी भी स्ट्रेटजी के अप्लाई करने पे, तो फर्स्ट प्लेयर अगर थर्ड स्ट्रेटजी अप्लाई करता है, सेकेंड प्लेयर जो है वो फिफ्थ स्ट्रेटजी अप्लाई करता है, देन टोटल गेन जो होगा दैट इज 10 यूनिट। ये हमारा बताता है वैल्यू ऑफ द गेम और एक्सपेक्टेड गेन टू द प्लेयर ए, और इसी को हम वैल्यू ऑफ द गेम बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगा? जो एक्सपेक्टेड गेन टू द प्लेयर होगा वो, और वो किसी भी स्ट्रेटजी के अप्लाई करने के कॉम्बिनेशन से जो कुछ भी आने वाला है वो हमेशा अलग ही आएगा। तो वैल्यू ऑफ द गेम जो वही है जो आपको ऑप्टिमल जो गेन मिल रहा है, दैट इज द। अब देखो सैडल पॉइंट क्या है, एक ये टर्म भी हम लोग देख लेते हैं क्या है सैडल पॉइंट। देखो दो वर्ड पहले इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। एक वर्ड है मैक्सिमिन और एक है मिनीमैक्स। मैक्सिमिन और मिनीमैक्स का मतलब है, देखो मैक्सिमम वर्ड से आया है मैक्स, ठीक है, और मिनिमम वर्ड से आया है मिन। तो अगर कहीं वर्ड लिखा जाता है मैक्सिमिन, सो पहले तो मैक्सिमम वर्ड यूज करो, उसके बाद है मिनिमम मिन। तो मैक्सिमम वर्ड में से जो मिनिमम आ रहा है, सपोज मैक्सिमम वैल्यूज आप देख रहे हैं, उसमें से वैल्यू आया है दैट इज मैक्सिमिन। और मिनिमैक्स क्या होता है? जो मिनिमम वैल्यूज आप ले रहे हैं और उन मिनिमम वैल्यूज में से जो मैक्सिमम आ रहा है दैट इज मिनीमैक्स। समझ गए मतलब क्या है? मैक्सिमिन मीन्स सारे वैल्यूज में से मैक्सिमम वर्ड लो, मैक्सिमम नंबर लो, और उस मैक्सिमम के लिस्ट में से बहुत सारा लिस्ट अप कर दीजिएगा, और उसमें से जो वैल्यू आएगा दैट इज मैक्सिमिन। मिनीमैक्स जो होगा सारे रो या कॉलम में से मिनिमम वैल्यू पहले चूज करिए, देन उसमें से मैक्सिमम ले लीजिए, तो वो हो जाएगा मिनीमैक्स। ठीक है, समझ आया क्या है मैक्सिमिन और मिनीमैक्स? बताओ। देन हम लोग इसके एग्जाम्पल से कर लेते हैं क्या होगा। पहले बताइए, वर्ड क्लियर है? मिनीमैक्स एंड मैक्सिमिन, टेल मी यस और नो। हम एक बार रिपीट कर दीजिए। मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड को ध्यान से देखना। पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है मैक्सिमम। ठीक है, तो आपके क्लास में से मान लो मैक्सिमम मार्क्स किसका आया है किसी पेपर में, पहले सबका मैक्सिमम ले लेंगे। हर पेपर में मान लो 4-5 पेपर है, उसमें से कोई एक पेपर होगा जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स ले रहे हैं, किसी का मैक्सिमम मार्क्स। आप अपने पेपर का सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो भी एग्जाम दिए उसमें से मैक्सिमम मार्क्स ले लो। मैक्सिमम मार्क्स का एक पूरा लिस्ट बन जाएगा, जितने भी स्टूडेंट हो उसमें से मैक्सिमम मार्क्स का, और उसमें से जिसका भी मिनिमम आया होगा उस वर्ड को हम बोल रहे हैं मैक्सिमम। दूसरे में क्या कर रहे हैं, आपका एग्जाम का जितना भी पेपर था, जो रिजल्ट था, उसमें से सबसे मिनिमम मार्क्स किसका आया है, जिस भी पेपर में सारे स्टूडेंट का मिनिमम मार्क्स पूछ रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स का जब मिनिमम मार्क्स, उसका भी एक लिस्ट बन जाएगा जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसका, और उसमें से जो मैक्सिमम आया होगा वो है मिनीमैक्स। मैक्सिमम, मैक्सिमम में से मिनिमम, एंड मिनीमैक्स मींस मिनिमम में से मैक्सिमम। क्लियर? क्लियर है? यस मैम। चलो देखो एक मिनट, क्या क्या टर्म्स है। मान लो एक प्लेयर ए है, वो A1 स्ट्रेटजी अप्लाई करता है, इसको हम लोग अप्लाई करके देख लेते हैं। दूसरा प्लेयर है, एक ही प्लेयर है ए, जो A1, A2, A3 इस तरह का स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहा है, A1, A2, A3। इसी तरह B1, B2, ये भी 2 स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहा है। सपोज इसका कोई वैल्यू है, सपोज दिस इज 9, दिस इज 2, दिस इज 8, दिस इज 6, दिस इज 6, दिस इज 4। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को 2 चीज याद रखना है हमेशा।
ये रो है, इधर से जो आता है आपका रो टर्म है, इधर से जो भी आ रहा है वो कॉलम है, ठीक है। तो हमेशा यह याद रखना आर मैक्सिमम, आर मिनिमम एंड रो कॉलम मैक्सिमम। सी मैक्स मीन्स कॉलम का मैक्सिमम नंबर एंड रो, या फिर इसको आर मिनिमम कर लो। आर मिनिमम मीन्स रो का मिनिमम वैल्यू। अब देखिए रो में आपके पास क्या वैल्यूज है, 9 एंड 2 है ना, 9 एंड 2, इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या है, 2, ऑब्वियसली 2 है, 9 और 2 में मिनिमम क्या होगा, 2। सो यहाँ पे 2 लिख लो, रो का मिनिमम जो है वो 2 है। 8 और 6 में से मिनिमम वैल्यू क्या है, 6। 6 और 4 में से मिनिमम वैल्यू क्या है, 4। इसी तरह जब इधर आ जाएंगे कॉलम मैक्सिमम, इस पूरे मैक्सिमम नंबर क्या है, 9। इस पूरे कॉलम में मैक्सिमम नंबर क्या है, बताओ, 6। तो हमने क्या किया है, रो का मिनिमम वैल्यू और कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें से मिनिमैक्स और मैक्सिमम वर्ड इस्तेमाल हो रहा था ना, सो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम में से मिनिमम, है ना, कहाँ होगा तो इस पूरे मैक्सिमम में से मिनिमम, ये वैल्यू, गुड। यहाँ आ जाइए मिनिमैक्स, 6। ठीक है, ये मिनिमैक्स होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो भी 6, और अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती है तो इसको सैडल पॉइंट कहा जाता है, वो हम लोग बाद में समझेंगे, पहले ये देख लेते हैं, समझ गया में आ गया। रो का जो भी मिनिमम वैल्यू है वही निकालना है हमेशा, ये याद रखिएगा, रो में मिनिमम निकालना है हमेशा। हाँ बोलिए। मैक्सिमम क्यों नहीं डालेंगे मैम रो में? रो में मिनिमम निकाल रहा है, मैक्सिमम कहाँ निकाल रहा है, रो में मिनिमम निकाल, मैक्सिमम क्यों नहीं निकाल सकते हैं? मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, कॉलम पर निकाल सकते हैं, बट एक जब आप कोई एक फिक्स स्ट्रेटजी लो, जैसे देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना हम लोग, याद है आप सॉल्व करते थे मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन, दोनों को इंटरचेंज करते थे, याद है कुछ, जहां जेड सिंप्लेक्स मेथड, याद है सिंप्लेक्स मेथड? यस मैम। सिंप्लेक्स मेथड में क्या करते थे हम लोग मैम, वो रो के लिए मैक्सिमम वैल्यू लेते थे, कॉलम के लिए मिनिमम वैल्यू लेते थे, एक वैल्यू लेते थे ना, अगर हम वो चेंज कर देते तो क्या करते थे, अकॉर्डिंग टू हमें पूरा वैल्यूज बदलना पड़ता था। सीजे ले रहे हैं, सीजे माइनस जेजे भी कर सकते थे, लेकिन क्या करना होता था उस केस में, हमें पूरा क्वेश्चन का वैल्यूज चेंज करना पड़ता था ना, बताओ करते थे या नहीं ऐसा कुछ? यस मैम। विक्रम आपको याद है? पिछला वाला कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं याद। कुछ याद नहीं है? सिंप्लेक्स टेबल पढ़े थे, कितनी बार तो बताया था, क्वेश्चन सॉल्व किए उससे? उसमें रो में था मिनिमम और उसके बाद कॉलम में था मैक्सिमम। रो में मिनिमम, कॉलम में मैक्सिमम, वही चीज कर रहे थे ना। कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू लेते थे कब, सीजे माइनस जेजे करते थे या जेजे माइनस सीजे करते थे, याद है कुछ, जिसमें किसी ने मैम बात पूछा भी था कि अगर वैल्यूज, मैम अगर जेजे माइनस सीजे करेंगे तो निगेटिव वैल्यू को लेते थे, नेगेटिव मोस्ट नेगेटिव लेते थे, या फिर दूसरे केस में हम लोग मोस्ट पॉजिटिव लेते थे, तो और अगर सीजे माइनस जेजे करें तो उसमें मोस्ट पॉजिटिव को लेते थे। हाँ, तो उसी तरह हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ भी अगर हम रो मिनिमम ले रहे हैं तो मिनिमैक्स ले रहे हैं, अगर अपोजिट लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, फिर वैल्यूज बदलना पड़ेगा मैक्सिमम और मिनिमैक्स का। जो कि हम लोग सिंप्लेक्स मेथड में करते थे। एक फिक्स स्ट्रेटजी, आप अगर रो मिनिमम लेना चाहते हो, रो मैक्सिमम लेना चाहते हो, तो हर केस में रो मैक्सिमम लो, अकॉर्डिंगली रूल याद रखिए, उसके हिसाब से सॉल्व कर दीजिए। अगर मिनिमम लेना है तो अकॉर्डिंगली रूल याद रखिए, उसके हिसाब से सॉल्व कर दीजिए।
कोई एक फिक्स स्ट्रेटजी ले लीजिए जिसके हिसाब से सॉल्व करना है। चाहो तो मैक्सिमम ले लो, बट अकॉर्डिंगली फिर हमें वैल्यूज जो आगे का प्रोसेसिंग होगा वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कंक्लूजन स्टेटमेंट में फिर कुछ वैल्यूज देना पड़ेगा। सर मैं मैथमेटिक्स टर्म्स तो एक रटल अभी नहीं होता है कि जो एक बार निकाल दिया कि उसी तरह बनाना, उसमें तो चेंज करके भी बना सकते हैं। खाली वैसा बात नहीं है कि एक ही रो मिनिमम हाँ, में तो करके बनाना है। वही बात तो हम लोग भी बोल रहे हैं ना। जैसे मान लो सिंप्लेक्स मेथड में हम लोग एक टर्म कॉलम डिफाइन करते थे ZJ माइनस CJ, ठीक है, याद हो शायद या नहीं याद है पता नहीं। तो अगर ये लेते थे तो क्या करते थे सर, आपको कुछ याद है? ZJ माइनस CJ लेते थे तो नेगेटिव मोस्ट नेगेटिव लेते थे। CJ माइनस ZJ लेते थे तो क्या करते थे? पॉजिटिव मोस्ट पॉजिटिव लेते थे ना। तो अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज करते थे ना वैल्यूज, क्योंकि अगर ये वैल्यू है ऑब्वियस सी बात है, अगर ये टर्म लेंगे तो एक में पॉजिटिव आ रहा है, इसमें नेगेटिव आएगा, तो इसमें मोस्ट पॉजिटिव लेते थे और दूसरे में मोस्ट नेगेटिव लेते थे। तो उसी तरह से वैल्यूज करना पड़ेगा फिर। कंफ्यूजन नहीं हो तो कोई एक स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर लीजिए। यही अगर ये अप्लाई करना है तो हर जगह यही अप्लाई कर लीजिए। अगर ये जब सरल पॉइंट सेम नहीं होगा तो क्या होगा मैम? जब में सरल भी पॉइंट सेम सेम नहीं होता होगा तो फिर हम लोगों को दूसरा मेथड सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरा उपाय करना है। सरल पॉइंट सेम नहीं होगा तो फिर हम लोगों को सॉल्यूशन अलग लेना पड़ेगा। सरल पॉइंट सेम हो जाता है तो वैल्यू ऑफ द गेम यही हो जाता है, अगर सरल पॉइंट सेम हो जाता है तो। और सेम नहीं होगा तो फिर हम लोगों को दूसरे मेथड से सॉल्व करना। उसके लिए बहुत सारा फिर अलग रूल है। अगर सरल मिल जाता है तो यही वैल्यू हो जाता है, वैल्यू ऑफ द गेम हो जाता है। सो देखो, अगर पे ऑफ मैट्रिक्स जो है हम लोग इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, ए बी का कुछ गिवन स्ट्रेटजी है, इसी चीज को अभी जो हमारे पास पे ऑफ मैट्रिक्स एक और था हम लोग उसमें भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रो का मिनिमम वैल्यू, कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू और दोनों पॉइंट अगर सेम आ जाता है, सपोज जैसे यहाँ 6 आ रहा है और यहाँ भी 6, तो इसको हम लोग सैडल पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ होता क्या है, वैल्यू ऑफ द गेम जो अभी हम लोग शुरू में जस्ट अभी डिफाइन कर रहे थे, जो एक्सपेक्टेड गेन होता है वही होता है। वैल्यू ऑफ द गेम जो होगा वो हो जाएगा 6। और सैडल पॉइंट क्या है, बस उसको डिफाइन कर लीजिए एक इसमें। सैडल पॉइंट लिख लीजिए तो क्या है, लास्ट डे हम लोगों ने किया नहीं था इसको। सैडल पॉइंट आता है सिर्फ प्योर स्ट्रेटजी में। चलो करो तो, पहले लिख लो तो एक टर्म सैडल पॉइंट, या फिर सॉल्यूशन ऑफ द गेम हैविंग सैडल पॉइंट। If the maximum value is equal to minimax value, if the maximum value is equal to the minimax value, then the game is said to have saddle point. If the maximum value is equal to the minimax value, then the game is said to have saddle point. And the corresponding strategy is called optimum strategy. And the corresponding strategy is called optimum strategy. So इस केस में ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या होगी बताओ तो? अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या होगी?
बता सकते हैं? सैडल पॉइंट तो 6 हो गया एंड दैट इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ द गेम, ये भी मिल गया हमें, सॉल्यूशन यही है। बट ऑप्टिमम सॉल्यूशन ये मिल चुका, तो कौन सी स्ट्रेटजी ऑप्टिमम होगी फॉर ए एंड कौन सी स्ट्रेटजी ऑप्टिमम होगी फॉर बी? बताइए। अच्छा, वैल्यू ऑफ द गेम तो ये नहीं होगा ना, ये सैडल पॉइंट है, इसको सैडल पॉइंट लिखोगे, सैडल पॉइंट। बताइए क्या होगा? सैडल पॉइंट इज इक्वल टू 6। देखो, अब सैडल पॉइंट 6 मिला है, यहां से हमें ऑप्टिमम स्ट्रेटजी का आइडिया मिलता है। तो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या हो गई? ए की ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या हो रही है? ये वाली। और बी की ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या हो रही है? जो आंसर आया है, देखो यहाँ से हमें जहां सैडल पॉइंट आया इसके थ्रू जाना है और यहाँ से इसके थ्रू जाना है। दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ मिल रहा है बताओ तो? बताओ। 6 पे मैम। 6 पे। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ द गेम सिक्स। तो यहाँ से ये जो कॉमन पॉइंट मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये वैल्यू ऑफ द गेम होगा। तो ऐसा भी हो सकता है ना मैम, सैडल पॉइंट इज इक्वल टू वैल्यू गेम ऑफ थ्री। हो सकता है, हमेशा नहीं होगा ना, प्योर स्ट्रेटजी में हो जाता है ना, प्योर स्ट्रेटजी में होता है, हमेशा नहीं होगा। सैडल मैम ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या होगा मैम? ऑप्टिमम स्ट्रेटजी ये हुआ, B2 कौन सा स्ट्रेटजी अप्लाई करे जो इसका बेनिफिट ज्यादा हो। ए ऐसा देखो, मतलब ये B2 तो स्ट्रेटजी है ना, ए और ऑप्टिमम स्ट्रेटजी ए और बी का अपना कुछ फिक्स स्ट्रेटजी है ए का और कुछ फिक्स स्ट्रेटजी है बी का। तो आप ऐसा कौन सा, जैसे मान लीजिए कोई ए और बी दोनों कॉम्पिटिटर हैं, तो ए अपने हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटजी चूज करेगा और बी अपने हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटजी चूज करेगा। ठीक है, तो दोनों के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी होगी, ये वो कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट बताता है, वो सैडल पॉइंट बताता है। अगर कब, ये कैसे पता चलेगा? मिनिमम वैल्यू जो आप ले रहे हैं आर मिनिमम और जो मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं कॉलम मैक्सिमम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब ये जो पॉइंट सैडल पॉइंट है, ये जो दोनों अगर सेम आ जाए, इसका मैक्सिमम मिनिमैक्स वैल्यू और इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर दोनों सेम हो जाता है, उस पॉइंट को हम सैडल पॉइंट बोल रहे हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेटजी अप्लाई होगी वो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी हो जाएगी। लेकिन ये तभी होता है जब आप प्योर स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, मिक्स स्ट्रेटजी के केस में नहीं मिलता है। सैडल पॉइंट हमेशा आपको नहीं मिलेगा, प्योर स्ट्रेटजी के केस में सैडल पॉइंट मिल जाता है, आराम से मिल जाएगा, बट बहुत सारे केसेस में आपको सैडल पॉइंट हमेशा नहीं मिलेगा। ऑप्टिमम स्ट्रेटजी वो होगी जो सैडल पॉइंट आपका आया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी रिजल्ट आ रहा है, ये वाला टर्म, वही चीज आपका सॉल्यूशन देगा। ठीक है, या फिर आप सिंपली इसको भी बोल सकते हैं, ये दोनों कॉलम और रो जब भी आएगा तो इसको इतना करने की जरूरत भी नहीं है, अगर सैडल पॉइंट सेम है तो उसी को आप वैल्यू ऑफ द गेम बोल सकते हैं। अगर सैडल पॉइंट हमें मिल जाता है तो वही हमारा आंसर है, सैडल पॉइंट ही हमारा आंसर है, वही हमारा वैल्यू ऑफ द गेम है और वैल्यू ऑफ द गेम ही निकालना होता है पूरे गेम थ्योरी में। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन को, मतलब इसी टर्म को अगर हम सैडल पॉइंट निकालना चाहें तो मान लो इस क्वेश्चन में भी निकाल सकते हैं। इसमें से मिनिमम आर मिनिमम निकालिए, -2 हो जाएगा यहाँ पे, इसमें आर मिनिमम होगा तो क्या होगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे मिनिमम करोगे तो ये 1 हो जाएगा, है या नहीं? चेक करो तो, अगर इस टर्म में आ जाए, सॉरी ये तो स्ट्रेटजी है, फर्स्ट वाले में इसमें आइए तो मिनिमम नंबर -2 है, सेकेंड में आइए 2 है और थर्ड में आइएगा तो 1 है।
इधर से देख लो कॉलम में 4 3 2, सो 2 इज मिनिमम। यहाँ पे तो -1 आ गया, -2 आया है, वो आंसर है। और इधर देखिए 2 आएगा, इधर -9 आ जाएगा, इधर -2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको -2 मिल रहा है मिनिमम और यहाँ से भी -2 मिल रहा था मिनिमम, मतलब यहाँ पे भी जो है वैल्यू वो सैडल पॉइंट मिल रहा है, वो कि -2 है। मतलब जो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी है दोनों के लिए, प्लेयर ए और बी, वो है लॉस, मतलब ये -2 वाला केस। सैडल पॉइंट हमें -2 मिल रहा है, तो एक्सपेक्टेड गेन जो है, वैल्यू ऑफ द गेम बोले तो वो -2 के टर्म में आ रहा है। ठीक है, तो जितना भी पे ऑफ मैट्रिक्स है उसका अगर ऐसे करके सॉल्व करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमैक्स वैल्यू सेम मिल जाए, इक्वल मिल जाए, देन आपको वो मिल जाता है, दैट इज नोन एज सैडल पॉइंट, और वही है हमारा वैल्यू ऑफ द गेम। बट ये सबसे सिंपलेस्ट लेवल ऑफ द क्वेश्चन है जिसमें ऐसा हो सकता है। जिसको यहाँ डिफाइन भी किया है, देखो सैडल पॉइंट। Saddle point is the payoff matrix correspond to that element of the matrix which represents maximum value of the player and minimax value of its opponent. Maximum और minimax value का जो point मिलेगा, जो common point, single point मिल रहा है, that point is saddle point. उसको कैसे निकालते हैं वो explanation है यहाँ पे, जो मैंने आपको बता दिया है। बस फिर आप देन इसके बाद हम लोग आगे डोमिनेंस रूल और बहुत कुछ आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है? बताओ तो जरा। फिर इस पे बेस्ड हम लोग थोड़ा क्वेश्चन बढ़ाते हैं लेवल, वो गेम थ्योरी को सॉल्व करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड, बाय डोमिनेंस रूल, और बहुत कुछ हमें पढ़ना है अभी। तो ये सारा अगर पॉइंट्स क्लियर होगा उसके बाद, क्योंकि ये सारा टर्म्स हम लोग यूज करने वाले हैं। क्लियर है ये? बताइए। नहीं? यस मैम, क्लियर है। मैक्सिमम और मिनिमैक्स वैल्यूज निकाल सकते हो। कुछ पे ऑफ मैट्रिक्स का अगर हम क्वेश्चन शेयर करें तो बन जाएगा, वो सिर्फ वैल्यूज निकालना है। सैडल पॉइंट मतलब प्योर स्ट्रेटजी के बेस पे क्वेश्चन हो, अगर तो बन जाएगा। यस मैम। वो सैडल पॉइंट्स तो निकाल सकते हैं, वो तो आराम से निकल जाएगा। फिर उसके बाद अगर सैडल पॉइंट नहीं मिलता है, दोनों कॉमन नहीं आता है, फिर अलग केस राइज होगा, फिर हम लोग वो देखेंगे कि कैसे बन रहा है, क्या करना है उसमें। और फिर से और भी गेम थ्योरी को सॉल्व करने का, जो भी कॉम थ्योरी के क्वेश्चंस हो गए उसको सॉल्व करने के बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारा तरीका है। तो 1 by 1 फिर हमें वो देखना है कैसे निकाल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और फिर किस तरह से रिजल्ट आएगा। चलो ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट डे करते हैं। कुछ पे ऑफ वाला मैट्रिक्स क्वेश्चन भेज देती हूँ, आप लोग करके देखना। एक यहाँ भी है, देखो निकाला हुआ, ये मैंने शेयर भी किया था 2% जीरो सम गेम के केस में। रो मिनिमम, कॉलम मैक्सिमम। अब देखो यहाँ पे, यहीं पे दिख रहा है आपको, रो का मिनिमम वैल्यू और कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू। सैडल पॉइंट मिल रहा है या नहीं? रो मिनिमम एंड कॉलम मैक्सिमम, मिनिमैक्स मैक्सिमम मिल रहा है, चेक करिए तो। चेक करके बताओ, इस क्वेश्चन में निकाला हुआ है, तो कैलकुलेट किया हुआ है। रो का मिनिमम वैल्यू निकाला हुआ है, कॉलम का मैक्सिमम भी निकाला हुआ है। अब मिल रहा है ना। मैक्सिमम मतलब मिनिमम में से मैक्सिमम, दैट इज 3, एंड मैक्सिमम में से मिनिमम, दैट इज 3। सो सैडल पॉइंट 3 है। सो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या होगी? A3 एंड B3, सॉरी A2 एंड B3, दिस वन है ना। A का सेकेंड स्ट्रेटजी और B का थर्ड स्ट्रेटजी जो है, दैट इज द ऑप्टिमम स्ट्रेटजी। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 3 आया है, इधर से 3 आया है, इन दोनों का देखो क्या आ रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दिस 3 ना। यहाँ से एरो लेके जाइए, 3 से मिनिमम, यहाँ से ये
ये रो कॉलम वाइज अपवर्ड डायरेक्शन में जाइए, रो वाइज इधर जाइए, क्या आ रहा है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना। सो अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो ए का कौन सा स्ट्रेटजी है, देखो इधर चल के A2 और बी का B3। सो A2 एंड B3 जो है वो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी होगी। वैल्यू ऑफ द गेम 3 होगा। रो मैक्सिमम, रो मिनिमम, मिनिमैक्स और मैक्सिमम है वो हम लोग वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये चीज आपका पूरा देखिए, इसी को बस सॉल्व करके बताया। A2 B3 जो है वो सैडल पॉइंट दे रहा है एंड दैट इज आल्सो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी एंड वैल्यू ऑफ द गेम इज 3। ठीक है, उसी का एक एग्जांपल है। फिर बाई अलग अलग को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का तरीका वो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अभी बस इतना देखो, सैडल पॉइंट कैलकुलेट करना, रो मैक्सिमम और मैक्सिमम मिनिमैक्स वैल्यूज निकालना एंड वैल्यू ऑफ द गेम, ऑप्टिमम द गेम। इतने कुछ कॉन्सेप्ट बस दिमाग में रखिएगा, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, ओके देन।